हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि व्यापम द्वारा पिछली प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं और यही प्रश्न आपको आपके आने वाली एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 25 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये हमारी इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का लेक्चर नंबर 9 है। अगर आपने इससे पहले 8 वीडियो नहीं देखे तो उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पहले आपको खुद से ट्राई करना है। आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर के अलावा और भी अतिरिक्त फैक्ट बताते हुए चलूंगा। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव में पोषण के प्रमुख चरणों का क्रम है। मानव में पोषण के प्रमुख चरणों का क्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। सबसे पहले हमारे द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है दोस्तों, जिसे अंतर्ग्रहण कहा जाता है। और इससे प्रश्न आता है कि मुख में सबसे पहले भोजन का किस भाग का पाचन होता है। तो हमें याद रखना है, भोजन के जो मंड होता है, स्टार्च होता है, उसका पाचन हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले मुख में मंड या स्टार्च का पाचन होता है। फिर आती है पाचन की क्रिया आती है। फिर आता है अवशोषण, जो कि छोटी आंत में होता है अवशोषण का कार्य। छोटी आंत की जो बीलीनुमा संरचना होती है, जिसे दीर्घरोम कहते हैं, उसके द्वारा अवशोषण का कार्य किया जाता है। फिर आता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण की प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों? तो भोजन का, पचित भोजन का हमारे अंगों द्वारा यूज करना, मतलब उसका उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। और बहिक्षेपण हमारा जो मल परित्याग की प्रोसेस होती है उसे हम बहिक्षेपण करते हैं, जो कि बड़ी आंत में संपन्न होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव में पोषण के प्रमुख चरणों का क्रम अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, नीलगिरी के पेड़ वहितमल तालाबों के दोनों दिशाओं में लगाए जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि, तो नीलगिरी के जो पेड़ हैं वो वहितमल तालाबों के दोनों दिशाओं में लगाए जाते हैं क्योंकि ये उस भुक्तशेष जल को अवशोषण करके वायु में शुद्ध जलवाष्प को निर्मुक्त करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो उस भुक्तशेष जल, जो वहितमल जल आ रहा है, उसको अवशोषित करके वायु में शुद्ध जलवाष्प को निर्मुक्त करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपको याद रखना है, नीलगिरी के पेड़ वहितमल तालाबों के दोनों दिशाओं में क्यों लगाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, कुछ गमले के पौधे अधिक पानी सहन नहीं कर सकते, कारण दीजिए। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी में ज़्यादा डूबी होने के कारण इसकी जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी में ज़्यादा डूबे होने के कारण इसकी जड़ें सांस नहीं ले पाती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, मृदा के मुख्य संगठक है। तो मृदा में मुख्य रूप से शेल, कण और ह्यूमस पाया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है, मृदा के मुख्य संगठक क्या क्या होते हैं? शेल, कण और ह्यूमस होते हैं। इसी के आधार पर मृदा अलग अलग टाइप की होती है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से एक बल जानवरों द्वारा शारीरिक क्रियाओं को करने में प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, प्रमुख प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए हमारे द्वारा पेशी बल लगाया जाता है। पेशी बल का यूज किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, जब एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ते हैं तो क्या होता है? जब भी एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ा जाता है तो ग्लास धनावेशित हो जाता है और सिल्क ऋण आवेशित हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? तो ऐसा विद्युत आवेश की परिघटना के कारण होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत आवेश की परिघटना को सबसे पहले किसने पेश किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके द्वारा विद्युत आवेश की परिघटना को सामने लाया गया था और उन्हीं के द्वारा धन आवेश और ऋण आवेश नाम दिया गया था। विद्युत आवेश की परिघटना के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, हरी पत्तियां एवं हरे युवा तने भी सूर्य प्रकाश की ऊर्जा के प्रग्रहण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ खाद्य तैयार करते हैं। प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं दोस्तों, जिसमें सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधों द्वारा खाद्य का निर्माण किया जाता है, भोजन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। वायु धाराएं इसके कारण उत्पन्न होती है। तो वायु धाराएं क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि हवा का असमान गर्म होना वायु धारा को उत्पन्न करता है। पृथ्वी पर हवा का असमान गर्म होना वायु धारा उत्पन्न करती है। आपने देखा होगा, गर्मी के मौसम में ज़्यादा हवाएं चलती हैं और गर्मी के मौसम में ही विभिन्न प्रकार के चक्रवात आते हैं, क्योंकि हवा का असमान गर्म होना ही वायु धाराओं को उत्पन्न करवाता है। ठीक है दोस्तों, और जहाँ पर भी लो प्रेशर बनता है वहाँ चक्रवात उत्पन्न होते हैं। जहाँ पर भी लो प्रेशर बनेगा, कम प्रेशर बनेगा, तापमान बढ़ेगा तो लो प्रेशर बनेगा, निश्चित सी बात है।
ठीक है। तो इसी कारण वायु धाराएं उत्पन्न होती हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, धनुष को खींचने के लिए एक तीरंदाज बल लगाता है, जिससे धनुष में यह होता है। तो धनुष को खींचने के लिए एक तीरंदाज जो बल लगाता है, जिससे इसमें क्या होता है, तो इसके आकार में परिवर्तन होता है। तो धनुष में कौन सी ऊर्जा संचित हो जाती है, तो धनुष में स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। इसके आकार में परिवर्तन के कारण कौन सी ऊर्जा संचित हो जाती है, तो धनुष में स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। पर अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि उसको खींचने के लिए कौन सा बल लगाया जाता है, तीरंदाज के द्वारा, तो तीरंदाज के द्वारा जो बल लगाया जाता है, हम पीछे बढ़ के आए, उसके द्वारा पेशी बल लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, तीरंदाज को, धनुष को अगर आकार बदलने के लिए कौन सा बल लगाया जाएगा, तो तीरंदाज द्वारा पेशी बल लगाया जाएगा। और धनुष में कौन सी ऊर्जा संचित हो जाएगी, उसके आकार परिवर्तन के कारण स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, जब धारा वहन करने वाले तार को एक कंपास के पास रखा जाता है तो इसकी सुई उसकी ओर घूम जाती है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि धारा वहन करने वाला तार चुंबक के भांति व्यवहार करता है। किसी भी धारावाही चालक तार से अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक चुंबक के भांति व्यवहार करता है। इस प्रकार की परिघटना को सबसे पहले हेंस क्रिश्चियन ऑस्टेट के द्वारा देखा गया था। उन्होंने सन 1820 में अकस्मात यह खोजा था कि किसी विद्युत धारावाही चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो पास रखे दिक्सूचक में परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं के सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो ऑस्टेट रखा गया था। और इसी अनुसंधान के कारण आगे चलकर रेडियो, टेलीविजन, तंतु प्रकाशिकी आदि का सृजन हो सका और नई नई प्रौद्योगिकियों की खोज हो सकी। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी जो कि एक अकस्मात खोजी गई थी, उन्हें पता भी नहीं था कि ऐसा होगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा खाद्य पदार्थ आयोडीन में घुलकर नीला काला रंग देता है। तो जब उबले हुए आलू पर जब हम आयोडीन डालते हैं तो यह नीला काला रंग देता है, जो कि उसमें उपस्थित मंड या स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, जब भी हमको मंड परीक्षण करना होता है तो हम आलू में क्या डालते हैं, तो उसमें हम आयोडीन डालकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, एक विद्युत चुंबक की क्षमता निर्भर करती है इस पर। तो एक विद्युत चुंबक की क्षमता जो है वो कुंडली के घुमावों की संख्या पर निर्भर करेगी। मतलब उसमें जो तार का यूज किया गया है उसके फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी उसमें विद्युत धारा की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य और कुत्ते दोनों स्तनधारी हैं, कुत्ते मनुष्य से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो कुत्तों में ज्यादा अंड का निर्माण होता है दोस्तों, इसी कारण कुत्ते ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, एक दहनशील पदार्थ हवा में जलता है और यह उत्पन्न होती है। तो जब भी एक दहनशील पदार्थ हवा में जलता है तो उससे केवल ऊष्मा, केवल प्रकाश जी नहीं, ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दहन की जब भी बात आएगी तो उसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होंगे। ठीक है दोस्तों, और जब भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात आएगी तो उसमें केवल ऊष्मा का निर्माण होगा। ऊष्मा का निर्माण कब होगा, केवल जब भी ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा जब भी निकलेगी मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो उसमें ऊष्मा का निर्माण होगा। और जब भी दहन की बात आएगी तो उसमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों का निर्माण होगा। हमारा अगला प्रश्न है, अरुण को पर्वत आरोहण अभियान के लिए अपने जूट की रस्सी को नायलॉन रस्सी से प्रतिस्थापित करने की सलाह दी गई। नायलॉन रस्सी का प्रयोग करने की सलाह देने का कारण था। तो नायलॉन रस्सी का सलाह देने का कारण क्यों था दोस्तों, कम महंगी और अधिक नमी अवशोषक, चमकदार और चिपचिपी, कम भारी और टिकाऊ, तो इन सब का तो काम है ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उच्च सामर्थ्य और प्रत्यक्षता के कारण जब भी पर्वतारोही नायलॉन की रस्सी का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्यों करते हैं, क्योंकि उच्च सामर्थ्य, एक तो अच्छी सामर्थ्यता होती है इसके कारण और इसमें प्रत्याशिता अधिक होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कुछ व्यक्ति हिल स्टेशनों की यात्रा पर सांस लेने में तकलीफ महसूस करते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन की उपलब्ध मात्रा कम हो जाती है। तो हमारा अगला प्रश्न है, धान की फसल को उसको परिपक्व होने के बाद काटना और हटाना कहलाता है। तो धान की फसल को परिपक्व होने के बाद काटना और हटाना जो है शस्य कर्तन कहलाता है। थोड़ा सा हिंदी वर्ड है इसलिए आप क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा। इसका इंग्लिश में बोलते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग नाम आपने जरूर सुना होगा। हार्वेस्टिंग ही यह कहलाता है, जब भी फसल को परिपक्व होने के बाद काटना और हटाना क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग या शस्य कर्तन। आपको हिंदी वर्ड इसका याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, घटपर्णी कीटों को पकड़ लेता है, क्योंकि यह ऐसी मिट्टी में ही उपजता है जहां पर नाइट्रोजन का अभाव होता है। तो नाइट्रोजन के अभाव को पूरा करने के लिए यह कीटों को पकड़ लेता है।
चूंकि ये कीटों को पकड़कर अपना भक्षण करता है, तो आपको इसकी प्रकृति बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि घटपर्णी पौधे जो होते हैं किस प्रकार की प्रकृति के होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करके उस पदार्थ के रासायनिक अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? तो सिंपल सी बात है, अपघटन भी हो रहा है और विद्युत धारा का प्रयोग भी कर रहे हैं, तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कहलाएगी। इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस भी देकर कभी कभी लिख देता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव मृत पौधों का भरण का निर्माण करते हैं। यह कर होगा, भरण कर निर्माण करते हैं। तो सूक्ष्म जीव मृत पौधों का भरण करके ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, भारत की मिट्टियों में हमेशा से ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, तो यही वो ह्यूमस होता है जो सूक्ष्म जीव मृत पौधों का भरण करके निर्माण करते हैं। किसका? ह्यूमस का, जो कि मिट्टी के लिए एक आवश्यक पदार्थ होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जक उत्पाद है। तो मनुष्य का मुख्य उत्सर्जक उत्पाद जो होता है वो यूरिया होता है दोस्तों। यूरिया हमारे द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। अमोनिया जो है मत्स्य के द्वारा और अन्य अकशेरुकी प्राणियों द्वारा अमोनिया उत्सर्जित किया जाता है, जो कि विषैला होता है। ठीक है दोस्तों, और यूरिक अम्ल किसके द्वारा किया जाता है? तो यूरिक अम्ल कीट, पक्षी और सरीसृपों द्वारा यूरिक अम्ल उत्सर्जित किया जाता है। उत्सर्जन तंत्र की बात आ रही है, तो उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है दोस्तों? तो उत्सर्जन तंत्र की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो नेफ्रॉन्स होती है। आपको याद रखना है, इन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं, जो कि उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन्स होती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पॉलीथीन में लिपटी हुई ईंट को घसीटना आसान होता है, क्योंकि पॉलीथीन में क्या होता है? कम घर्षण होता है, इसलिए पॉलीथीन से लपटी हुई ईंट को घसीटना आसान होता है। सिंपल सा प्रश्न है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर विद्यमान कई किस्मों के जीव इसे निर्दिष्ट करते हैं। तो पृथ्वी पर विद्यमान कई किस्मों के जीव होते हैं, इसीलिए तो ये जैव विविधता कहलाता है दोस्तों। जैव विविधता, अभी हाल ही में हमने जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी दिवस मनाया, जो कि कब आता है? 22 मई को आता है। और सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो अमेजन के वनों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। कहाँ पर पाए जाते हैं? ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में अमेजन के वन पाए जाते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को बनाते हैं। इसकी हो सके तो आप मुझे थीम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। 22 मई को जो हमने जैव विविधता दिवस मनाया है, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक कोशिका का वर्णन इस प्रकार से किया जा सकता है। तो एक कोशिका जो होती है वो जीवन की मूल संरचनात्मक और प्रकार्य इकाई है। ठीक है दोस्तों, तो अगर पूछे कि हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो कोशिका होती है। और ऊपर मैंने उत्सर्जन तंत्र की आपको संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई बताया, क्या होती है? नेफ्रॉन्स होती है। और इसी प्रकार अगर आपसे पूछ ले तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो वो होती है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। और श्वसन तंत्र की एल्वियोली, श्वसन तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? एल्वियोली, जिसे वायु कोशिका भी कहा जाता है, अंगूरों के आकार की ये होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, यौन पुनरुत्पादन के विषय में उस कथन का चयन करें जो कि गलत है। तो यौन पुनरुत्पादन के विषय में हमें गलत कथन का चयन करना है, इसलिए हम सभी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पुरुष एवं महिला के पुनरुत्पादन अंग भिन्न भिन्न होते हैं, तो बिल्कुल सही है। वे युग्मक की उत्पत्ति करते हैं, और देखिए लास्ट ऑप्शन दिख रहा है, वे युग्मक की उत्पत्ति नहीं करते हैं, युग्मक का निर्माण नहीं करते हैं। तो दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर सही होगा, एक दूसरा गलत होगा। तो क्या होगा? डी आंसर इसका सही हो जाएगा, यही गलत है। कोई युग्मनस का निर्माण नहीं होता है, तो युग्मनस का निर्माण बिल्कुल होता है। पुरुष और महिला दोनों का युग्मकों का सम्मिश्रण भी होता है, और पुरुष और महिला पुनरुत्पादन अंग भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा आखिरी प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जरूर लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। ठीक, तो आइए हम एक बार सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको ये सभी प्रश्न अगर 100% समझ में आने होते हैं तो रिवीजन करने के बाद 150% समझ में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला प्रश्न था, मानव में पोषण के प्रमुख चरणों का क्रम है। तो मानव में पोषण के प्रमुख चरणों का क्रम क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले क्या होता है? अंतःग्रहण, फिर क्या होता है? पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, फिर बाद में वही क्षेपण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न था, नीलगिरी के पेड़ वहितमल तालाबों के दोनों दिशाओं में लगाए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि नीलगिरी के जो पेड़ होते हैं वो
इस भुक्तशेष या वहितमल जल का अवशोषण करके वायु में शुद्ध जल वाष्प को निर्मुक्त करते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न था, कुछ गमले के पौधे अधिक पानी का सहन नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि उनकी जो पानी में जो उनकी जड़ें रहती है वो डूब जाती है और सांस नहीं ले पाती हैं। ठीक है, मृदा के मुख्य संगठक क्या क्या होते हैं? शेल, कण और ह्यूमस होते हैं। निम्न में से एक बल जानवरों द्वारा शारीरिक क्रियाओं को करने में प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार का बल पेशी बल कहलाता है। सिंपल सा प्रश्न था। हम एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ते हैं तो क्या होता है? ग्लास जो धन आवेशी हो जाता है और सिल्क ऋण आवेशी हो जाता है। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता था अगर ऑप्शन ऐसा भी दिया होता, एक ऑप्शन और दे देता कि ग्लास ऋण आवेशित हो जाता और सिल्क धन आवेशी हो जाता, तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगा जब इस प्रकार का प्रश्न हो रहा आएगा, पर अभी तो ऑप्शन सिंपल से दिया है और आपको ऐसी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आपको प्रश्न नहीं भी बनता हो तो आप एमपी पुलिस का अगर पेपर देते हैं, जो कि हम ये प्रीवियस ईयर पेपर एमपी पुलिस के कर रहे हैं 2016 में आए हुए, तो आप देखेंगे कि आप ऑप्शन से इन्हें एलिमिनेट करके भी आंसर अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं भी बन रहा हो, थोड़ा सा हल्का सा भी याद हो, तो आप उसे सही कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न था, हरी पत्तियां और हरे युवा तने भी सूर्य प्रकाश की ऊर्जा के प्रग्रहण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ खाद्य तैयार करते हैं। प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंपल सा प्रश्न है, यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न था, वायु धाराएं इसके कारण उत्पन्न होती है, तो वायु धाराएं पृथ्वी पर हवा का असमान गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। धनुष को खींचने के लिए एक तीरंदाज बल लगाता है, जिससे धनुष में यह होता है, धनुष में आकार में परिवर्तन होता है। जब धारा वहन करने वाले एक तार को एक कंपास के पास रखा जाता है, इसकी सुई उसकी ओर घूम जाती है, क्योंकि धारा वहन करने वाला तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, कौन सा खाद्य पदार्थ आयोडीन में घुलकर नीला काला रंग देता है? तो सिंपल सा प्रश्न है, उबला हुआ आलू, जिससे इसमें क्या पता चलता है? इसमें मंड की उपस्थिति का पता चलता है। विद्युत चुंबक की क्षमता निर्भर करती है, विद्युत चुंबक की क्षमता कुंडली के घुमावों की संख्या पर निर्भर करती है। मनुष्य और कुत्ते दोनों स्तनधारी हैं। कुत्ते मनुष्य से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा अंडे उत्पन्न होते हैं। एक दहनशील पदार्थ हवा में जलता है और यह उत्पन्न होती है, तो ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होती है। जहाँ भी दहन की बात आएगी, ऊष्मा और उत्पादन दोनों की उत्पत्ति होती है। अरुण को अपने पर्वतारोहण अभियान के लिए अपनी जूट की रस्सी को नायलॉन की रस्सी से प्रतिस्थापित करने की सलाह दी गई। नायलॉन की रस्सी का प्रयोग करने की सलाह देने का कारण था, तो इसका कारण क्यों था? क्योंकि उच्च सामर्थ्य और प्रत्यास्थता के कारण नायलॉन की रस्सी का उपयोग पर्वतारोहण द्वारा किया जाता है। कुछ व्यक्ति हिल स्टेशनों की यात्रा पर सांस लेने में तकलीफ महसूस करते हैं, क्योंकि ऊपर जो है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम होते जाती है। धान की फसल को उसको परिपक्व होने के बाद काटना और हटाना शस्य कर्तन या हार्वेस्टिंग कहलाता है। घटपर्णी कीटों को पकड़ लेता है, क्योंकि यह ऐसी मिट्टी में उगता है जहाँ पर नाइट्रोजन का अभाव होता है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के कारण कीटों को पकड़ता है। किसी पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित करके उस पदार्थ के रासायनिक अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। सूक्ष्म जीव मृत पौधों का भरण कर इसका निर्माण करते हैं, तो ह्यूमस का निर्माण करते हैं। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जक पदार्थ क्या है? तो मनुष्य का मुख्य उत्सर्जक जो उत्पाद होता है वो यूरिया होता है। आपको याद रखना है, हम यूरो को टेलिक होते हैं। पॉलीथीन में लिपटी हुई ईंट को घसीटना आसान होता है, क्योंकि पॉलीथीन लिपट होने के कारण पॉलीथीन से कम घर्षण होता है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी पर विद्यमान कई किस्मों के जीव इसे निर्दिष्ट करते हैं। जीव विविधता बायोडायवर्सिटी को दर्शाते हैं। एक कोशिका का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है, कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। यौन पुनरुत्पादन के विषय में उस कथन का चयन करें जो कि गलत है, तो कोई भी युग्मज का निर्माण नहीं होता, यह कथन गलत है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।